जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से अच्छी चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए 62 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। और साथियों आशा करते हैं आप सभी का फिजिकल एकदम बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। अपने फिजिकल के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते होंगे। अब आपके फिजिकल में ज़्यादा देरी नहीं है साथियों, क्योंकि आपका फिजिकल जनवरी माह में कंडक्ट करा लिया जाएगा, संभवतः ऐसी पूरी संभावना है। ठीक है, इससे ज़्यादा अपडेट नहीं जाएगा। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अब आप अपने अपने स्कोर कमेंट करिएगा कि हमारा स्कोर कितना हो पाया है। ठीक है, अपने स्कोर जरूर याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, ओष्ठ और तालु। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा साथियों वो होगा आपका कंठ। ठीक है, कंठ में आता है क वर्ग। ठीक है, क वर्ग जो होता है वो कंठ में ही आता है। उच्चारण स्थान आपको याद होने चाहिए साथियों। दिए गए विकल्पों में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे कंठ क वर्ग आ गया, तालु में च वर्ग आ गया, मूर्धा में ट वर्ग आ गया, दंत में त वर्ग आ गया और ओष्ठ में प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, स ख स ह। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25 है, 29 है, 33 है या फिर 31 है? साथियों आप सभी को बता दें कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो साथियों आपका हिंदी पूछी जाएगी, हिंदी पेपर नंबर 2 में वो 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से एक प्रश्न 3 नंबर का बनेगा तो और 150 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हिंदी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की जो संख्या होती है वो 33 होती है साथियों। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है। स्वर 11, अयोग व 2, द्विगुण 2 तथा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में, कहीं भी, वाक्य के शुरू में, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। तो बताइए क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? तो वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहीं पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ कमेंट में बताना है। क्या बताना है अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो ये है। ठीक है, जबकि विराम चिन्ह के नाम और विराम चिन्ह देख लीजिए, पूर्ण विराम ऐसे होता है। ठीक है, अर्ध विराम क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है साथियों। ठीक है, प्रश्न नंबर डाल दीजिएगा, आप कमेंट में प्रश्न नंबर डाल दीजिएगा और उसका उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, अर्ध विराम का ये प्रश्न चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का ये होगा, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह होगा, योजक चिन्ह का ये और उद्धरण चिन्ह का ये होगा। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है साथियों। असप्रस्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। तो आपको अस्पृश्यता का शुद्ध वर्तनी बताना है, तो साथियों क्या होगा? अस्पृश्यता। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अन्य विकल्प क्या है आपके अशुद्ध हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है साथियों? नेपोलियन व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? तो किस प्रकार की संज्ञा है नेपोलियन शब्द साथियों? तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है साथियों। ठीक है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। चोट, नेत्र, निशाना या फिर जवाब। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है तो क्या होगा साथियों? निशाना होगा। ठीक है, अचूक विशेषण के साथ निशाना जो है उपयुक्त संज्ञा है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष। तो बताइए साथियों क्या होगा? इनकी, रेखांकित शब्द इनकी में कर लीजिएगा। ठीक है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है तो क्या होगा बताइए? सर्वनाम बताना है तो साथियों अन्य पुरुष होगा। ठीक है, इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, उपरोक्त वाक्य में इनकी अन्य पुरुष सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम। ठीक है, और स्त्री एवं पुरुष की जगह जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं साथियों। पहला है उत्तम पुरुष, बात को कहने वाला, वक्ता या लेखक जो होता है, मैं, हम आदि उदाहरण है। मध्यम पुरुष में जिससे बात कही जाए, श्रोता या पाठक होता है, जैसे तू, तुम, आप आदि।
अन्य पुरुष में या निम्न पुरुष भी कहते हैं जिसे हम, जिसके संबंध में बात कही जाए साथियों, जैसे यह, वह, ये, वे आदि। ठीक है। अगला प्रश्न है महान का उत्तरावस्था होगा। साथियों पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो बताइए साथियों महान का उत्तरावस्था क्या होगा? महत्तर, महत्तम, महत्तर, महानतम क्या होगा? तो साथियों महत्तर होगा। महान का जो उत्तरावस्था होगा वो महत्तर होगा। ठीक है, महान का उत्तरावस्था महत्तर होगा, जबकि इसका मूलावस्था की बात करें साथियों तो महान होगा, तथा उत्तमावस्था की बात करें तो महत्तम होगा। यह विशेषण की अवस्थाएं हैं जो जिनकी संख्या 3 होती है साथियों। ठीक है, एक होता है उत्तरावस्था, एक मूलावस्था, एक होता है उत्तमावस्था, और तीनों के उदाहरण आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने नौकर से खाना बनवाया तो साथियों प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, मैंने नौकर से खाना बनवाया, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। वाक्य में जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना हो गया, करना से कराना हो गया, तो ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है अरे सांप कहाँ गया। प्रश्न है अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण। तो क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? तो साधारण क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, अरे सांप कहाँ गया में कहाँ शब्द साधारण क्रिया विशेषण है। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बेटा, जल्दी आओ। ठीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मूर्खा, विदुषी, कर्ता, याचिका। पुल्लिंग आपको बताना है। तो साथियों कर्ता जो है वो आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में कर्ता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा कर्जी। ठीक है, कर्ती, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, कर्त्री होगा। अन्य शब्द मूर्खा, विदुषी, याचिका स्त्रीलिंग शब्द है, जिससे मूर्खा का पुल्लिंग रूप मूर्ख तथा विदुषी का पुल्लिंग रूप विद्वान होगा, याचिका का पुल्लिंग याचक होता है साथियों। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। विद्यार्थी, विद्यार्थियों, गुब्बारा, गुब्बारे, कलम, कलमे, मेज, मेजे। तो वचन के आधार पर असंगत शब्द को आपको बताना है, क्या होगा साथियों? तो विद्यार्थी से विद्यार्थियों, ये आपका असंगत शब्द युग्म है साथियों। विद्यार्थी, विद्यार्थियों वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। इसका संगत जो शब्द युग्म होगा वो विद्यार्थी होगा और विद्यार्थी गण होगा। ठीक है। काल के कितने भेद होते हैं साथियों? 3, 5, 2 या फिर 4। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। काल के 3 भेद होते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल। ठीक है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा आपको बताना है। भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, अन्य है। साथियों आप लोग अपने स्कोर गिनते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। अगर आप जितना प्रश्न पूछा गया है उसके आसपास 8-10 नंबर के आसपास हैं, माने किसी का 5 छूट गया, किसी का 4 छूट गया, तब तो ठीक है। 5-6 नंबर, 5-6 प्रश्न की बात नहीं होती, ठीक है, एवरेज अच्छा है। लेकिन इससे कम है तो आपको पढ़ने की जरूरत है, आप लोग पढ़िए। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा साथियों। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? वो होगा भाववाच्य। ठीक है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यहाँ पे भाववाच्य है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म भाव है, वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता हो, भाववाच्य कहलाता है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यहाँ भाववाच्य का होना निश्चित है साथियों। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, कर्म है, संप्रदान है, या फिर करण है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया साथियों। तो यहाँ पे जो आपका कारक होगा वो होगा करण कारक। ठीक है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, पब्लिक के द्वारा मारा गया, तो करण का प्रसर्ग होता है, तो करण कारक हो जाएगा साथियों। वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है, उसे करण कारक कहा जाता है। करण कारक में से एवं के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है।
हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको। हिलास है, विलास है, हास्य है या फिर उल्लास है। तो हुलास शब्द का तत्सम जो रूप होगा वो आपका उल्लास होगा। ठीक है, उल्लास का तत्सम रूप उल्लास होता है, हंसी का तत्सम हास्य होता है साथियों। एक युग्म अशुद्ध है, वही आपको बताना है। धूम धड़ाका अनुकरणवाचक शब्द, जूता देशज शब्द, औरत हिंदी शब्द, रेल अंग्रेजी शब्द। तो साथियों औरत हिंदी शब्द ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, औरत हिंदी शब्द युग्म अशुद्ध है क्योंकि औरत एक विदेशी जिसे हम अरबी शब्द कहते हैं, अरबी शब्द है। औरत का हिंदी शब्द स्त्री है, शेष शब्द युग्म जो है शुद्ध है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग छाल, आवरण। तो वलय का अर्थ आपको बताना है साथियों। तो गोलाकार घेरा होता है। ठीक है, वलय माने होता है गोलाकार घेरा। आप वृक्षों में देखते होंगे वलय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गोलाकार घेरा होता है। साइंस में वलय ही बोला जाता है। आप पेड़ जब काटते होंगे तो उसमें घेरा दिखता है, वही वलय होता है। वलयों की संख्या गिनकर ही उनकी आयु का पता लगाया जाता है। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए साथियों। अधोमुखी, अध, अतः, अध, अधा। तो दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है तो क्या होगा, अध होगा। ठीक है, अधोमुखी का उपसर्ग जो होगा अध होगा। अधोमुखी में उपसर्ग अध होगा साथियों। अध का जो अर्थ होता है वो नीचे होता है। अधोमुखी का वाक्य प्रयोग, इसका चेहरा अधोमुखी था। उपसर्ग है शब्द उप तथा सर्ग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि माने शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उसी को हम उपसर्ग कहते हैं साथियों। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रा, इक, क, देशिक। प्रादेशिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है साथियों, तो वो आपका इक होगा। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय होगा। ठीक है, प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय समझिए और तद्धित प्रत्यय समझिए। कृत प्रत्यय का जो उदाहरण हो गया वो सामाजिक, तद्धित प्रत्यय होगा समाज, धन, इक। ठीक है, कैंसिल करिए। तो सामाजिक, समाज, धनिक आपका तद्धित प्रत्यय होगा। टिकाऊ जो है आपका कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय इसका टिक, धन, आऊ होगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिगत, अनधीन। अत्यधिक का विलोम क्या है? तो साथियों अत्यल्प होगा। ठीक है, अत्यधिक का अर्थ अधिक मात्रा से भी ज्यादा, जिसका सटीक विलोम अत्यल्प होगा साथियों। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शठ, कपटी, कंजूस, उपयुक्त में से कोई नहीं। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वही आपको बताना है। तो साथियों कंजूस जो है वो दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कंजूस शब्द दुर्जन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुर्जन के पर्यायवाची शब्द हैं शठ, कपटी, खल, दुष्ट आदि हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना, स्वर्ण है। रजत, ताम्र, हाटक, पीत। तो इन चार में किसका अर्थ सोना या स्वर्ण है? तो साथियों हाटक का अर्थ जो होता है वो सोना या स्वर्ण होता है। ठीक है, रजत का अर्थ चांदी होता है, ताम्र का अर्थ तांबा होता है और पीत का अर्थ होता है पीला रंग। ठीक है, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ होता है। क्या होता है साथियों? गर्म होता है, किनारा होता है, खूंटी होता है या फिर नैपुण्य होता है। तो कुल का अर्थ वंश होता है और बड़ा कुल का अर्थ क्या होता है? तो साथियों किनारा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अंडक होगा, जलज होगा, अंडज होगा, अंडाणु होगा। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहेंगे हम? तो उसे हम कहेंगे साथियों अंडज। ठीक है, अंडज कहेंगे। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अंडज होगा, जबकि जो जल से उत्पन्न हो उसे हम जलज कहते हैं साथियों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा देखे होंगे और आपका स्कोर भी बहुत बेहतरीन आया होगा, ऐसी हमारी तरफ से आशा है। क्योंकि साथियों 63-64 प्रैक्टिस सेट हमने करवा चुके हैं, तो अगर लगातार आप अटैच में हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी होगी। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। अब इसके बाद आप लोगों के लिए हम हिंदी पेपर 1 की भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले स्टार्ट हो चुका है साथियों, 5-6 प्रैक्टिस सेट हमने हिंदी पेपर 1 की करवा चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब वो भी प्रैक्टिस सेट साथ में चलेगी, हिंदी पेपर 2 की भी और हिंदी पेपर 1 की भी, और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो इसलिए अब तीनों प्रैक्टिस सेट चलेंगी। तो साथियों आप लोग अटैच में रहिए ताकि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत ना हो।
तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।